ओके, गेटिंग बैक टू बिजनेस, बट बिफोर गेटिंग बैक टू बिजनेस लेट मी मोटिवेट यू, क्योंकि यहाँ बैठे स्टूडेंट से डिमांड आई कि सर मोटिवेट करो, तो मैं मोटिवेट कर देता हूँ। अच्छा, मोटिवेशन क्या दूँ? ये कि आप पढ़ते रहिए, और मैं तो आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको शायद एंटरटेन भी कर रहा हूँ। तो अगर फ़न वे में पढ़ाई हो, एंटरटेनिंग वे में हो, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होता है। और बाकी आप अपना काम करते रहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो जाए हाँ वहाँ पे। बस अपने को तो अपना काम करना है, और ज़रूरी नहीं है कोई आपको कुछ बोल रहा है तभी करना है या वही करना है जो लोग बोल रहे हैं। आपको अगर लगता है कुछ करना है, किसी में आप अच्छे हैं, किसी में बेटर है, तो चाहे कोई भी दुनिया, कोई भी, लिटरली कोई भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी कुछ भी बोले, आपको बस अपने रास्ते पे चलते रहना है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो तो आप बिल्कुल उसमें सक्सेसफुल होगे, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप। तो सक्सेसफुल का मतलब क्या? सवाल ये है, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग सक्सेसफुल? बीइंग सक्सेसफुल मीन्स बीइंग हैप्पी, दैट इज ऑल। हैप्पीनेस is the only thing that matters in life. Nothing else, literally not even money, and nothing, absolutely no car, no। हाँ, अगर सच में कोई आपसे बहुत ज़्यादा आपके पास है, आपसे अटैच्ड है, तो उसका होना हैप्पीनेस को बढ़ा देता है, लेकिन हैप्पीनेस का किसी भी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट आपको तभी किसी के साथ होना चाहिए अगर आप उसको भी हैप्पीनेस, उसको भी खुश या खुशी प्रोवाइड कर सको, चाहे वो कोई भी हो, फ्रेंड हो या XYZ कोई भी हो। तो हाँ, तो मैं कह रहा था जस्ट बी हैप्पी, बी हेल, बी हार्टी, बी हेल्दी, बस और कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आप हैप्पी नहीं हो कुछ भी करके, तो उस चीज़ को करना बंद कर दो। बी हैप्पी। अगर कुछ करके प्रसन्न यानी कि हैप्पीनेस मिलती है तो करो, कुछ ना करके मिलती है तो मत करो, लेकिन बस कभी सैड मत हो जाना। बी हैप्पी ऑलवेज, एंड दिस इज द सोल मैसेज। ये सच में, ये मैं ट्रूली बिल्कुल अंदर से मतलब जेन्युइनली मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी सब तो कभी कभी मैं ऐसी प्रमोशन वगैरह के लिए ड्रामा कर देता हूँ, और वो करना ज़रूरी भी होता है क्योंकि कहा जाता है मुझसे, तो मैं कर देता हूँ। लेकिन ये कोई प्रमोशन नहीं है। हैप्पीनेस ने मुझसे नहीं कहा कि आपको बोलो, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे रियलाइजेशन है कि सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, दैट इज़ हैप्पीनेस। और यू शुड बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी, अनकंडीशनली बी हैप्पी, जस्ट दैट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द कंपनी कमांडर हुज कमांडर इज इंजर्ड हैज़ मैनी लॉरल्स टू इट्स क्रेडिट। उसी कंपनी कमांडर को इंजरी हुई है जिसकी कंपनी को बहुत सारे लॉरल्स मिले हैं। और मैं बोल रहा था जिसकी कंपनी इसकी उसकी आता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पॉजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे नाम बड़े बड़े होते हैं, दर्शन छोटे ही होते हैं। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब होता है जो एक से अधिक चीज़ों से, वस्तुओं से मिलकर बना हो। और ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस जो एक से अधिक शब्दों से, देखो हु हमने पढ़ा था, हु के साथ अगर एवर जोड़ दो तो ये बन गया एक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। होम के आगे मैंने एवर लगा दिया तो फिर अब ये कंपाउंड बन गया। व्हाट के आगे मैंने एवर लगा दिया, और वैसे ही विच के आगे, तो ये हैं आपके कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती क्योंकि दो शब्दों से मिलके बने, इसलिए ये। और हाँ, इनके बारे में एक चीज़ और नेसेसरी है कि ये इनडेफिनेट भी है ना, विच एवर। मुझे नहीं पता कौन, मैं किसी एक की तरफ इशारा नहीं कर रहा। इसलिए ये जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ये कैसे भी है, ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस भी हैं, क्योंकि दे आर नॉट रेफरिंग टू वन स्पेसिफिक पर्सन और द अदर, दे आर जस्ट टॉकिंग जनरली अबाउट समबडी। और समबडी जो मैंने अभी यूज़ किया है, ये भी एक इंडेफिनिट रिलेटिव प्रोनाउन ही है, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियोस और लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, और हम आ चुके हैं whom ever you love must be very beautiful। जिससे भी आप प्रेम करते हो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, whomever you love must be very beautiful। whomever you love, आप जिससे भी प्यार करते हो, प्यार कौन करता है? आप। किसको करते हो? जिससे भी। और क्योंकि
करने वाला यू है, करवाने वाला ये है, जो करने वाला होता है दैट इज ऑलवेज द सब्जेक्ट। तो यहाँ तो, और लव इज द वर्ब। हाँ, कई लोगों ने कहा, जैसे मैंने लव कहा होगा उन्होंने कहा लव इज अ ब्यूटीफुल इमोशन। इस तरह की चीज़ी बॉलीवुड लाइंस मारते हैं हम, लेकिन लव इज मच बियॉन्ड दैट बॉलीवुड फालतू का ड्रामा यार। लव इज द एसेंस ऑफ लाइफ, इट इज़ द एसेंस। तो वो याद रखना, ऐसा मत सोचना बॉलीवुड की लाइन से ऊपर उठो थोड़ा सा। Whomever you love, जिससे भी आप प्यार करते हो। प्यार कौन करता है? आप। किससे? जिससे भी। ये ऑब्जेक्ट है, करवाने वाला, ठीक है। तो इसलिए मैंने who नहीं किया है, whom किया है। मस्ट भी बहुत, सच में बहुत सुंदर होगा या होगी, जो भी है ना। तो वो जेंडर पे के हिसाब से अपने हिसाब से चेंज कर लेना, होगा होगी जो भी करना हो। प्लीज रिप्रीमेंड whoever is responsible for the mishap। अच्छा, प्लीज रिप्रीमेंड, अच्छा वर्ब क्या है? रिप्रीमेंड। प्लीज रिप्रीमेंड whoever is प्लीज रिप्रीमेंड whoever is responsible for the mishap। अब यहाँ एक चीज है, अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे वर्ब क्या है? मेन वर्ब इज रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड का मतलब होता है स्कोल्ड, रफली बता रहा हूं, डांटना। एडमोनिश, इसका एक सिनोनिम होता है एडमोनिश। एडमोनिश, ठीक है। तो प्लीज रिप्रीमेंड whoever is responsible for the mishap। अब आप किसको रिप्रीमेंड करोगे? वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है मिशैप के लिए, ठीक है। whomever is responsible। अब यहाँ पे एक डाउट आएगा कि यार रिस्पॉन्सिबल कौन है? इज है कौन? whoever। तो यहाँ तो मुझे ये लगाना पड़ेगा whoever, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि यही तो है जो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे प्लीज रिप्रीमेंड, ये अपना मेन वर्ब है, अपना मेन वर्ब इस वाक्य का है रिप्रीमेंड, ठीक है। अब यू प्लीज, अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, बताऊंगा बाद में क्या होता है। ये एक यहाँ पे यू प्लीज रिप्रीमेंड somebody, ये पूरा somebody है बाबा, बाबा समझ रहे हो ना बाबा? यू आर ब्यूटिफुल। whoever is responsible for the mishap, whoever is responsible for the mishap, reprimand somebody, ये पूरा चीज somebody को आंसर कर रही है। लॉजिकली देख लो, प्लीज रिप्रीमेंड अंकित, ये पूरा अंकित को रिप्लेस कर रहा है, ये somebody को रिप्लेस कर रहा है, और somebody ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। तो इसलिए यहाँ पे whoever गलत है, whomever सही है। ठीक है। प्लीज रिप्रीमेंड whomever is responsible for the mishap। तो यहाँ पे आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सही है। कई जगह आपको whoever मिलेगा और उसका लॉजिक ये दिया जाएगा कि ये इज का सब्जेक्ट है। अरे इसका सब्जेक्ट तो है, लेकिन मेन वर्ब, इस सेंटेंस की आत्मा क्या है? कि प्लीज डांटना हर जिसको भी जो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है दैट इज रिप्रीमेंड, और इसके हिसाब से ये पूरा ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आई होप दैट इज। आगे देखते हैं, जल्दी से साफ करता हूँ क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। Whichever train you take from here will take you to cavalry होना चाहिए, यहाँ पे कैरेलरी कर दिया, कैवेलरी बैरिक्स। हाँ, तो whichever train you take from here will take you to cavalry barracks। आप जो भी ट्रेन यहाँ से लोगे, जो भी ट्रेन आप लोगे यहाँ से, will take you to cavalry। अच्छा, what will take you?
क्या ले जाएगा आपको कैवलरी बैरिक्स, और क्या का उत्तर क्या है या कौन का उत्तर क्या है, विल टेक यू। तो यहाँ पे वर्ब है, विल टेक यू नहीं, विल टेक वर्ब है यहाँ पे। विल इज द हेल्पिंग वर्ब एंड टेक इज द मेन वर्ब, ठीक है। विल इज अ मॉडल बाय द वे। अच्छा, मॉडल क्या होता है? मॉडल वो हेल्पिंग वर्ब होता है जो अपने बाद हमेशा हमेशा बेयर इन्फिनेटिव ले और मूड को प्रदर्शित करे। अभी के लिए इतना ही, बाद में आने वाले वीडियोस में इसको डिटेल में और बताऊंगा, ठीक है। तो व्हाट विल टेक, विच एवर ट्रेन यू टेक फ्रॉम हियर। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रख लो, लेकिन छोड़ो, यहाँ पे देखो यू टेक किया है मैंने, यू विल टेक नहीं किया है, ओके। इस बात पे बस अभी ध्यान आकर्षित कर दिया है, क्यों वो बाद में बताऊंगा। विच एवर ट्रेन यू टेक फ्रॉम हियर विल टेक यू टू कैवलरी बैरिक्स। जो भी ट्रेन आप यहाँ से लोगे वो ले जाएगी आपको कैवलरी बैरिक्स। कैवलरी बैरिक्स एक स्टेशन है हैदराबाद में, आई मीन सिकंदराबाद में, ठीक है। तो यहाँ पे विच एवर आया है ट्रेन के लिए, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इनडेफिनेट, हम किसी एक ट्रेन की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जो भी ट्रेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवंतिका विल बी सक्सेसफुल एट वॉट एवर शी चूजेस टू भी आना चाहिए यहाँ पे, ये गायब कर दिया यहाँ पे अपनी मर्जी से टू को, ये टू इन्फिनेटिव है यहाँ पे, टू डू। ऐसे वर्ब जिनके आगे टू लगाओ उनको टू इन्फिनेटिव कहते हैं। अवंतिका विल बी सक्सेसफुल एट वॉट एवर शी चूजेस टू डू इन लाइफ। अच्छा, अवंतिका विल बी सक्सेसफुल एट, अच्छा मैंने किसी रीजन से इसको हाईलाइट किया है, किसी रीजन से इनको हाईलाइट किया है, ऐसे ही नहीं कर देता यहाँ। तो अवंतिका विल बी सक्सेसफुल के साथ एट लगाया है मैंने, इन नहीं लगाया, इसका रीजन आगे डिटेल में बताऊंगा। एट वॉट एवर शी चूजेस, जो कुछ भी वो चुनेगी लाइफ में करने को, उस कुछ भी चुने लेकिन वो सक्सेसफुल तो होगी, क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा है। इसलिए अवंतिका विल बी सक्सेसफुल एट समथिंग, ये जो पूरा है वॉट एवर शी चूजेस टू डू इन लाइफ, ये समथिंग को आंसर कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा सक्सेसफुल एट का ऑब्जेक्ट है। अगर ज़्यादा बारीकी से बोलूं तो एट का ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसको पूरे को एक फ्रेजल वर्ब मानूं, सक्सेसफुल एट, तो फिक्स्ड प्रेप है, तो फिर ऑफ कोर्स ये सक्सेसफुल एट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो व्हाट एवर शी चूजेस टू डू इन लाइफ का रिलेटिव का यहाँ पे यूज, कैसा रिलेटिव, ये है कंपाउंड रिलेटिव। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए सक्सेसफुल एट हम तब यूज करते हैं जब हम जनरलाइज्ड वे में बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक कांड के बारे में बात नहीं करते, किसी स्पेसिफिक इवेंट या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करते। हम बात करते हैं एक वाइड पॉसिबिलिटी या वाइड एरिया या रीजन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पूरी फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे अवंतिका विल बी सक्सेसफुल इन मेकिंग द प्रोजेक्ट, तो नहीं बोला मैंने कहा वॉट एवर शी चूज टू, जो भी करेगी। क्या कोई वो एक स्पेसिफिक चीज़ थी? नहीं, नॉन स्पेसिफिक। और उन जगहों पे हम एट यूज़ करते हैं। इन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई स्पेसिफिक इवेंट या घटना के बारे में बात करें। अंकित हैज़ बीन सक्सेसफुल एट टीचिंग, यहाँ पे टीचिंग एक फील्ड है, एक पूरी फील्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे एट यूज़ किया है। लेकिन अंकित अलॉन्ग विद हिज ट्रूप्स, अंकित along with his troops was successful in, अंकित कौन है? अंकित कैप्टन अंकित एक ऑफिसर है आर्मी का और राष्ट्रीय राइफल्स में सर्व करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? आरआर, दी डेडली वन। तो अंकित along with his troops was successful in eliminating, होना चाहिए यहाँ पे, गलत टाइपिंग है, फिर से eliminating the hidden terrorists, छुपे हुए टेररिस्ट्स को ख़त्म करने में, उनको न्यूट्रलाइज करने में अंकित सक्सेसफुल था। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टास्क के बारे में बात कर रहा हूं मैं, किसी फील्ड के बारे में। एक स्पेसिफिक टास्क क्या है? टेररिस्ट को खत्म करना।
इसलिए इन। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान में लाऊं मैं आपको कि अंकित अकेला नहीं था, अंकित अलॉन्ग विद हिज ट्रूप्स। अब बहुत सारे आपको अगर एग्जाम में एरर देना पड़ेगा एनडीए में या किसी भी और दूसरे डिफेंस एग्जाम में, तो यहाँ पे ट्रूप्स है, वो यहाँ पे आपको वर देगा और आप कहोगे हाँ हाँ बड़ा मजा आ रहा है, सही तो है, ट्रूप्स वर, अंकित भी है उसके साथ उसके जवान भी है। और क्योंकि प्लूरल है, पहली बात तो ट्रूप सबसे आप में ही प्लूरल है, फिर ट्रूप्स के साथ अंकित भी है, तो प्लूरल है, बड़ा मजा आ रहा है, प्लूरल हाँ। तो अंकित अलॉन्ग विद हिज ट्रूप्स, वर नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है कि नाउन अलॉन्ग विद समबडी एल्स या समथिंग एल्स, आप कभी भी इस समथिंग एल्स को कंसिडर नहीं करते इस वर्ब को लगाने के लिए, इस वर्ब को सिर्फ इस नाउन के अकॉर्डिंग आप लगा देते हो जो अलॉन्ग विद के पहले है। ये एक एडिशनल पॉइंट है और आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं मैं। अच्छा, वो जो लॉरल यूज किया था वहां पे कंपनी कमांडर के, उसमें लॉरल बाय द वे एक पेड़ भी होता है बड़ा अच्छा सा, इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज लॉरस नोबिलिस। ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिविया था, एडिशनल, बिल्कुल एडिशनल फैक्ट था अलग से। कोनंड्रम इज, मैं क्या कोनंड्रम है मतलब, कोनंड्रम से मेरा मतलब है कि यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं और कोनंड्रम का मतलब होता है पहेली। ओके, एनिग्मा भी बोल सकते हैं इसको, एनिग्मा पहेली होता है वैसे तो, ये पजल भी बोल सकता हूं मैं, पहेली, इसको मैं पजल भी बोल सकता हूं, पजल, एनिग्मा, और इसको मैं रिडल भी बोल सकता हूं। तो इतने सारे सिनोनिम्स मैंने दे दिया आपको, रिडल, पजल, एनिग्मा, कोनंड्रम, ठीक है। तो इस ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये दैट और विच में से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दैट कब और विच कब, विच नॉन रिस्ट्रिक्टिव के लिए और दैट रिस्ट्रिक्टिव के लिए, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और आगे बढ़ जाता हूं अब मैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपके लिए। द पिट दैट लीड्स टू द सीक्रेट सर्विस इज मेसी, पता नहीं यार ये मेसी क्यों लिखा है इसमें, ठीक है, मेसी मतलब बहुत ज्यादा गंदा यहाँ पे। तो द पिट, वो गड्ढा जो सीक्रेट गुफा की तरफ जाता है वो है बहुत ज्यादा मेसी। मैंने कुछ और लिखा होगा यहाँ पे, पता नहीं अपने आप से क्या कर दिया यहाँ पे, मेसी वैसी। तो हाँ, द पिट इज मेसी। अब यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता चुका था कि देखो डेफिनेट आर्टिकल लगा है, इसका मतलब वो गड्ढा मेसी है, गंदा है। अरे कौन सा गड्ढा? अरे वो जो जाता है उस खुफिया गुफा की तरफ। तो ये इसको, ये रेस्ट्रिक्टिव है, इसको हटा नहीं सकते वरना सेंटेंस हो जाएगा मीनिंगलेस, और इसलिए इसको रहना जरूरी है। और इसलिए यहाँ पे मैंने दैट का यूज किया, विच का यूज नहीं किया, और यहाँ पे कॉमास भी नहीं लगाए हैं। अगर विच यूज करूंगा तो दोनों तरफ कॉमा में बंद करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, यानी कि उसको निकाल भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं। माई कार इज अ पावरफुल कार विद 89 किलोवाट हॉर्स पावर। मेरी तो नहीं है वैसे, ऐसे ही सेंटेंस लिखा हुआ है। हाँ, तो माई कार विच इज अ रेड होंडा सिटी, मैं विच यूज किया। क्या अगर मैं बोलूं मेरी कार एक पावरफुल कार है तो आप कहोगे अच्छी बात है सर, सेलिब्रेट करो। लेकिन अगर मैं कहूं मेरी कार जो कि एक रेड होंडा सिटी है बहुत पावरफुल कार है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब मैंने मेरी कार कहा तो ऑलरेडी मीनिंग क्लियर है कि मैं किसकी कार के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये यहाँ पे इसलिए विच यूज किया है क्योंकि ये है कैसा, नॉन रिस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग या नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज। आगे देखिए, रोलर डर्बी इज अ स्पोर्ट दैट आई लाइक टू वॉच। अब ये एक स्पोर्ट होता है, रोलर डर्बी इज अ स्पोर्ट दैट आई लाइक टू वॉच। अच्छा, इट इज अ स्पोर्ट, वो एक स्पोर्ट है दैट आई लाइक टू वॉच। अब यहां पे देखिए, रोलर डर्बी इज अ स्पोर्ट दैट आई लाइक। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कह दूं रोलर डर्बी इज अ स्पोर्ट, तो मीनिंग अपने आप में क्लियर है,
कि रोलर डर्बी एक खेल है, लेकिन फिर मैं आगे ऐड करता हूँ दैट आई लाइक टू वॉच। तो क्या यहाँ पे कुछ इनकंसिस्टेंसी है जो भी अब तक हमने सीखा उसमें? तो आंसर है हाँ है। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगा होगा तो मैं यहाँ पे दैट का यूज करूंगा, क्योंकि ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, दैट मीन्स नॉन, आई मीन क्या बोल रहा हूँ, रिस्ट्रिक्टिव है और एसेंशियल है और डिफाइनिंग है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर मुझे इस दैट को रखना है, इस दैट वाले क्लॉज को रखना है, तो मुझे द लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ए नहीं, क्योंकि ए तो हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव के लिए यूज करते हैं। तो रोलर डर्बी इज द स्पोर्ट दैट आई लाइक टू वॉच, मीन्स ये वही स्पोर्ट है जो मुझे देखना पसंद है, द का मतलब। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द किड्स हुम आई बेबी सिट लव्स टू गो टू द पार्क। बहुत ही सही, मतलब सही क्या, सही तो सारे ही है। ये देखिए, द किड्स हुम आई बेबी सिट। अच्छा, हु बेबी सिट्स? आई। ये बेबी सिट एक वर्ब है बाय द वे, ठीक है, और बेबी सेट। अच्छा, कौन करता है बेबी सेट, मतलब कौन ध्यान रखता है बच्चे का? मैं। किसका, किसको रखता हूं, किसको बेबी सेट करता हूं? द किड्स, उन बच्चों को। तो ये रहे ऑब्जेक्ट और ये मैं रहा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब। लेकिन इसमें जो मेन वर्ब है इस पूरे सेंटेंस में वो है लव्स। लव को पिंक भी कर दिया, ठीक है, मैंने नहीं करा ये। द किड्स whom I babysit loves। अच्छा, यहां पे लव यहाँ पे मेन वर्ब है। अच्छा, कौन बहुत पसंद करता है, यहाँ पे लव का मतलब प्यार करना नहीं है, पसंद करना है। हु लव्स द किड्स whom I babysit, द किड्स whom I babysit। द, क्या ये लव्स ठीक है यहाँ पे? आंसर है नहीं, यहाँ पे होना चाहिए लव, यहाँ पे होना चाहिए लव। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द किड्स वो है प्लूरल। ये ब्लैक कैसे हो गया? जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, द किड्स, और जब भी सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते। वर्ब में हम बिना, क्योंकि एक कितने एस आएंगे, एक आ तो गया यहाँ पे प्लूरल में, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि अगर ये है प्लूरल, आई मीन सब्जेक्ट में अगर एस या ई एस है तो आप वर्ब में नहीं लगाते। अच्छा, हु लव्स, तो ये द किड्स आई बेबी सेट है, हुम आई बेबी सेट, इसलिए यहाँ पे हुम है, क्योंकि करने वाला मैं हूं, करवाने वाले किड्स हैं, और इसलिए हुम। लव्स टू, अच्छा यहाँ तो लव आएगा, ये तो आपको पता ही है। तो ये पूरा का पूरा जो चीज है ना, ये इस वर्ब लव का सब्जेक्ट है ना। तो लव का सब्जेक्ट कौन है? बिकॉज हु लव्स द किड्स हुम आई बेबी सिट, वो बच्चे जिनको मैं ध्यान रखता हूं पसंद करते हैं। कौन पसंद करते हैं? वो बच्चे जिनका मैं ध्यान रखता हूं, तो इसलिए सब्जेक्ट है। क्या पसंद करते हैं? टू गो टू द पार्क। दे लव व्हाट, दे लव व्हाट, दे लव, तो ये व्हाट है पूरा का पूरा, और इसलिए पूरा का पूरा है ऑब्जेक्ट। वो कौन पसंद करते हैं? बच्चे। क्या पसंद करते हैं? पार्क जाना। तो ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, अगला यहाँ पे जो कंफ्यूजन है, क्वांड्री भी एक होता है, उस टाइम मैंने नहीं बताया, रिडल बता दिया, वो सब बता दिया, पजल बता दिया। क्वांड्री इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन और अ पजल। अब देखिए, द टीचर दैट गिव्स आउट कैंडी इज ऑलवेज द स्टूडेंट्स फेवरेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स फेवरेट के आगे यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी भी आना चाहिए था, जो कि नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि मैंने लगा दिया। द टीचर इज ऑलवेज द स्टूडेंट्स फेवरेट। अब अगर मैं बोलूं वो टीचर सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट है, तो आप बोलोगे कौन सा टीचर सर? वही जो टॉफी देता रहता है, दैट गिव्स आउट कैंडी। ये जो दैट है ना, ये रिस्ट्रिक्टिव है, इसलिए तो दैट यूज किया, क्योंकि ये टीचर को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा टीचर स्टूडेंट्स का फेवरेट है। वो जो क्या है, जो कैंडी टॉफी देता रहता है। ठीक है, स्टूडेंट्स फेवरेट। आगे बढ़ते हैं।
अगला एक कंफ्यूजन क्या है, कीप द प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट क्लोज। वैसे ये था क्या, मतलब यहाँ पे अच्छा हु और दैट, ओके ओके ओके। अच्छा ये जो अगला कंफ्यूजन होता है कि हु या दैट, तो आंसर है आप हु या दैट में से कुछ भी लगा सकते हो, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे हु भी लगा सकते हैं हम। द टीचर हु गिव्स आउट कैंडीज भी ठीक है, द टीचर दैट गिव्स आउट द कैंडी भी ठीक है। तो यही मुझे बताना था कि हु और दैट में आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। हाँ अगर रिस्ट्रिक्टिव है तो आप प्रेफर करो दैट, लेकिन अगर हु भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका सवाल होगा सर एग्जाम में, तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि इस तरह की चीज़ों में आपको हु और दैट में चुनने को आ जाए, या स्पेशली रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में आपको हु या दैट में चुनने को आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ आपको आएगा, वो आएगा विच और दैट में चुनने को, जो कि आप अच्छी तरह से सीख चुके हो। अब कीप द प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट क्लोज, मतलब प्रोनाउन को उस नाउन के करीब रखो जिसको उसने रिप्लेस किया है। अगर अंकित इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज अ लॉट। अब मैं क्या कह रहा हूं, अंकित इज अ गुड बॉय, ओके अंकित इज अ नाउन। अब अगली लाइन में मैंने क्या है, ही स्टडीज अ लॉट, इंस्टेड ऑफ सेइंग अंकित स्टडीज अ लॉट, बिकॉज टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ द नाउन वी यूज प्रोनाउन, है ना। दिस इज व्हाई अंकित इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन ही। एंड कीप द प्रोनाउन एट इट्स एंटीसीडेंट शुरू में ही बता दिया था मैंने, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। द पार्क एट द एंड नहीं होगा, ये एंड होगा, एट द एंड। द पार्क एट द एंड ऑफ आवर स्ट्रीट विच इज प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है अनटच्ड, प्योर, अनटच्ड, प्योर। प्रिस्टीन ये एक वोकैब है, ठीक है आप लोगों के लिए। प्रिस्टीन इज अनटच्ड, अनछुआ, जैसे मैं हूं प्रिस्टीन, अनछुआ, सच में। द पार्क एट द एंड ऑफ आवर स्ट्रीट, द पार्क एट द एंड ऑफ आवर स्ट्रीट विच इज प्रिस्टीन इज अ फेवरेट। अच्छा यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए यार, पता नहीं क्यों इनको लगता है कॉमा से क्या फर्क पड़ता है, पता ही नहीं है, बता दूंगा मैं। तो द पार्क एट द एंड ऑफ आवर स्ट्रीट, अब पहले ही मैं क्या कर चुका हूं, द पार्क मैंने यूज किया है, लेकिन मैं क्या बता चुका हूं, वो पार्क जो कि सड़क के बिल्कुल अंत में है, बता चुका हूं मैं। इसलिए विच इज प्रिस्टीन ये फिर से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, विच इज प्रिस्टीन यहां तक। एक मिनट में इसको जरा साफ कर दूं, वरना ये हौच पौच हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे इरेजर कहां गई, हाँ तो द पार्क एट द एंड ऑफ आवर स्ट्रीट, ये पहले से ही मैंने एट द एंड ऑफ स्ट्रीट करके पहले से ही इसको और पार्क को डिफाइन कर दिया है, कौन सा पार्क। तो अब इसमें विच इज प्रिस्टीन ये है नॉन रिस्ट्रिक्टिव, इसलिए विच यूज किया है, यहाँ पे एक कॉमा आना चाहिए। इज अ फेवरेट प्लेस, तो अगर मैं बोलूँ द पार्क एट द एंड ऑफ आवर स्ट्रीट इज अ फेवरेट प्लेस ऑफ माइन, तो ये पूरा क्लियर है। कोई अगर मैं इसको हटा भी दूं, विच इज प्रिस्टीन, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उस पार्क के बारे में कि दैट इज रियली प्योर, दैट मीन्स अनटच्ड, दैट इज रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। तो अगर आपको किसी को बहुत ही ज़्यादा कोई आपको प्यारा लग रहा है या कोई आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, तो आप अगर उसको बोल सकते हो शी लुक्स pristine, that means she looks so beautiful, so natural, ठीक है। तो अक्सर नेचुरल व्यक्तियों को ही हमें पसंद करना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं, ठीक है। आर्टिफिशियल वो प्लास्टिक नहीं। आगे बढ़ते हैं। What एज रिलेटिव प्रोनाउन, आप आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सी चीज पे। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। व्हाट एज रिलेटिव अब आप इन सेंटेंसेस को देख रहे हैं। आई हर्ड वॉट यू सेड, मैंने सुन लिया जो तुमने कहा, मैंने सुन लिया, क्या सुन लिया, जो तुमने कहा, जो आपने कहा वो मैंने सुन लिया। तुम क्या होता है यार, पता नहीं क्यों बोलने लगा हूं मैं, शायद लोगों की सुन के। तो आई हर्ड वॉट यू सेड, मैंने सुन लिया क्या, जो आपने कहा। तो यहां पे क्या कहा, क्या कहीं पे आपको दिख रहा है सेंटेंस में क्या कहा, नहीं। वर्ड हम तभी तो यूज करते हैं जब इसका एंटीसीडेंट दिखे ही ना। एंटीसीडेंट जब ना दिखे सेंटेंस में तभी हम रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड का। वैसे ही आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग, मुझे पसंद है जो आपने पहना है। क्या पहना है, कहीं दिख रहा है, नहीं। बस
जो आपने पहना है वो मुझे पसंद है, और यहाँ पे किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है किसी एंटीसीडेंट को, देयरफॉर व्हाट। मैं ये नहीं कह सकता आई लाइक दैट यू आर वेयरिंग। आई लाइक दैट यू आर वेयरिंग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कोई एंटीसीडेंट नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ द ड्रेस, आई लाइक द ड्रेस दैट यू आर वेयरिंग। अब ठीक है ना। तो अगर मैं द ड्रेस डाल दूं यहाँ पे, समझ पा रहे हो ना ये डिफरेंस। आई लाइक द ड्रेस दैट यू आर वेयरिंग बट आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग, बिकॉज मैं ये नहीं कह सकता आई लाइक द ड्रेस व्हाट यू आर वेयरिंग। नो, दैट विल बी रॉन्ग। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, आई लाइक द ड्रेस व्हाट यू आर वेयरिंग। नो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखो, आई नो व्हाट दे कुक्ड। क्या बनाया, क्या कुछ मेंशन है? नहीं, बस आई नो व्हाट दे कुक्ड, ठीक है। अगला देखिए, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट शी रोट। उसको समझ आता है, ही अंकित को समझ आता है जो भी वो लिखती है। तो ही अंडरस्टैंड्स व्हाट शी रोट, क्या क्या लिखती है इसका कहीं पे जिक्र है क्या? यहाँ पे कहीं इसका व्याख्यान है? नहीं, व्याख्यान नहीं है, और इसलिए व्हाट का यूज ये नहीं कह सकता मैं ही अंडरस्टैंड्स दैट शी रोट। नो, ही अंडरस्टैंड्स द पोएट्री दैट शी रोट। ठीक है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे डिफरेंस। अगर नहीं समझ पा रहे तो कमेंट सेक्शन इज ओपन एंड यू कैन ऑलवेज पुट क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। आगे ये परहैप्स मैंने शायद कहीं यूज किया होगा, वोकैब के लिए शायद मैंने ऐड कर दिया क्योंकि परहैप्स का मतलब होता है शायद, यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी। दैट मीन्स आप अनसर्टन हो किसी चीज के बारे में तो आप परहैप्स यूज करोगे, या पॉसिबिलिटी। जहां अनसर्टेनिटी होती है वहीं पॉसिबिलिटी होती है। क्या आप इसके गूढ़ अर्थ को समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स क्या इसकी डीप मीनिंग को समझ पा रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को लेके अनसर्टन हैं, आपको नहीं पता, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारे हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं लाइफ के साथ, तो वो बोलते हैं पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे जहां पता नहीं है वहीं तो पॉसिबिलिटी के चांसेस, जहां पता ही है वहां पे तो पॉसिबिलिटी मिनिमम हो जाती है, और जहां नहीं पता है, जहां अंधेरा है, क्या पता अंधेरे में क्या मिल जाए, तो उस अंधेरे में चलते रहना अच्छा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कुछ बुरा हो जाए, लेकिन उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि कुछ अच्छा भी हो जाए। तो जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो समझ जाओ कि कुछ बहुत ही फिनोमिनल होने वाला है, कुछ बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो इसलिए अनसर्टेनिटी कभी बुरी नहीं होती। अगर आपको कोई ताने मारता है कि यार तुम्हें ये भी नहीं पता अपनी लाइफ के, तो यहाँ से सुनो, यहाँ से आउट कर दो, ठीक है। और उसको अगर मुंह पे नहीं बोल सकते तो अंदर बोलो कि गेट द आउट ऑफ हियर, गेट द बीप आउट ऑफ हियर। इज दैट क्लियर? ये आप बोल सकते हो। हाँ, तो यूज्ड व्हेन वन डज नॉट विश, यहाँ पे डो नहीं होना चाहिए था, डज होना चाहिए था। टू बी, ये बी नहीं होना चाहिए था, एक ई नहीं चाहिए यहाँ पे। यूज्ड व्हेन वन डज नॉट विश टू बी डेफिनेट, निश्चित नहीं मैं साउंड करना चाहता, तब मैं परहैप्स का यूज करूंगा। मैं एक तो चीज होती है मैं श्योर हूं, जैसे शी विल कम, वो आएगी। दूसरी चीज होती है परहैप्स शी विल कम, शायद वो आएगी, मैं अनसर्टेन हूं, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, समझ गए तो हो गए आप। असर्टिव इन द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, अगर आप अपनी ओपिनियन में असर्टिव, दैट मीन्स पूरे बल के साथ अपनी ओपिनियन को आप व्यक्त नहीं करना चाहते, तो आप उसमें परहैप्स डाल सकते हो, ये बताने के लिए कि मैं अनश्योर हूं, ठीक है। आगे देखो, परहैप्स नॉट सरप्राइजिंगली ही वॉज कॉशियस अबाउट कमिटिंग हिमसेल्फ टू समबडी। परहैप्स नॉट, शायद, सरप्राइजिंगली नहीं, अगर मैं सीधा बोलता नॉट सरप्राइजिंगली ही वॉज कॉशियस अबाउट कमिटिंग हिमसेल्फ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो जाती है, एक डेफिनेट ओपिनियन हो जाती है, एक असर्टिव सेट। लेकिन अब मैंने इसके आगे जोड़ दिया परहैप्स, शायद वो कॉशियस, ही वॉज कॉशियस, वो बहुत ज़्यादा कॉशियस का मतलब होता है, कॉशियस मीन्स अवेयर, नहीं अवेयर तो डायरेक्टली नहीं हो सकता। कॉशियस मीन्स जब आप बहुत ज़्यादा केयरफुल, यस, अवेयर नहीं, केयरफुल इज द राइट वर्ड। कॉशियस मीन्स केयरफुल,
परहैप्स नॉट सरप्राइजिंगली ही वॉज कॉशियस अबाउट कमिटिंग हिमसेल्फ। ठीक है, तो परहैप्स इस पूरे को बहुत ज़्यादा अनसर्टन करता है कि शायद स्पीकर श्योर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ मैं, अब बहुत हो गया है। यूज्ड व्हेन मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफर और सजेशन। पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफर, यहाँ पे एक कॉमा आना चाहिए था फिर से, जो कि नहीं लगाया है। ओके, ये परहैप्स हम तब यूज करते हैं जब हमें एक पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, तब भी हम यूज करते हैं। और सजेशन देना हो तो पोलाइटली, तो हम फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है मैंने, वुड यू परहैप्स कंसेंट टू एक्ट एज, क्या आप शायद हमारे गाइड बनने के लिए हाँ बोलोगे, एग्री करोगे। वुड यू परहैप्स कंसेंट टू एक्ट एज अवर गाइड। बाय द वे, वुड यू परहैप्स डू समथिंग, ये एक बहुत ही पोलाइट तरीका है इंग्लिश में किसी से रिक्वेस्ट करने का। तो वुड यू परहैप्स डू समथिंग फॉर मी, वुड यू परहैप्स कुक समथिंग फॉर मी, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो परहैप्स शायद आपको थोड़ा सा फोर्सेबल या फोर्सफुल नहीं बताता है, वो बताता है कि आप थोड़े से विड्रॉन हो, आप बस एक रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लीज़ का यूज़ नहीं किया है, ऐसा है कि प्लीज़ का काम ये परहैप्स कर रहा है यहाँ पे, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड है, हाँ अब है लास्ट स्लाइड। लास्ट में परहैप्स को मैंने थोड़ा सा और डिफाइन करा है। हैप, जो परहैप्स आप देख रहे थे उसमें था परहैप्स। अच्छा, हैप का मतलब होता है चांस या लक या फॉर्च्यून। पर चांस, परहैप्स का मतलब होता है पर चांस एक्चुअली, है ना। ये बहुत ब्रेकिंग सी न्यूज़ होगी आपके लिए। पर हैप का, अच्छा हम अक्सर बोलते हैं हैपनिंग, चेस क्या होता है भाई, चांस। ठीक है, पर चांस हम बोलते हैं हैपनिंग, समथिंग हैपेंड, मतलब समथिंग अकर्ड बाय चांस, ये होता है हैपन का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर इफ यू हैव अ गुड हैप टू कम इनटू देयर हाउसेस, इफ यू हैव गुड हैप टू कम इनटू देयर हाउसेस, इफ यू हैव गुड फॉर्च्यून टू कम इनटू देयर हाउसेस। और परहैप्स वी कुड हेल्प यू टू वर्क इट आउट, शायद हम आपको हेल्प करें टू वर्क इट आउट। नाउ आई एम एज हैप्पी एज द लिटिल बर्ड्स बिकॉज आई कैन स्पीक होना चाहिए, आई एम नहीं, बिकॉज आई कैन स्पीक एंड परहैप्स आई शैल सिंग टू। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो, और आशा करता हूँ और कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बहुत ही ज़्यादा आप बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई थी और मुझे लगता है इंटरेस्टिंग थी। और ये लाइफ स्किल्स भी है, ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये आपको एक, अगर आप इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से इसको अपने यूज़ में लाएंगे, अपने पर्सनैलिटी का पार्ट बनाएंगे, तो इट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर यू। इट विल साउंड you'll sound more impactful, you'll sound more well read जब आप किसी के सामने बात करेंगे। तो आपकी भाषा में यही छोटी छोटी सी चीज़ें एक बड़ा रूपांतरण लेके आएंगी। दैट मीन्स दीज लिटिल थिंग्स विल ब्रिंग अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, एंड आई होप दैट यू मार्क माई वर्ड्स। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं करता हूँ एंड, और सभी को एनडीए के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपनी पूरी जान लगाते रहिए, और यहाँ मैं अपनी जान लगाता रहूँगा आपके लिए। और इसी के साथ जय हिंद, दिस इज अंकित साइनिंग आउट।